हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए भूतिया गांव का पार्ट 2 लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। रात के 2 बजे मुंबई में शालिनी के घर फोन की घंटी बजी। शालिनी ने फोन उठाया और पूछा, हेलो, कौन है? माफ करना शालिनी, मुझे पता है इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मनीष बोल रहा हूँ, आपकी माँ का पड़ोसी। शालिनी ने कहा, इतनी रात को फोन क्यों किया? कोई खास वजह? फिर मनीष ने जो जो उसने देखा था वो सब शालिनी को बताया। मुंबई में अपने घर में आधी रात को ये सब सुनकर शालिनी बुरी तरह से कांप उठी। गांव से आए फोन ने उसकी नींद और चैन दोनों छीन लिए थे। मनीष ने बताया कि अभी अभी तुम्हारी बेटी बिंद्रा को मैंने गांव की नहर में गिरते देखा है, और जब घर आकर देखा तो तुम्हारी माँ यानी विमला मौसी घर पर नहीं है और घर भी बंद पड़ा है। पता नहीं वो कहाँ गायब है, लेकिन लगता है बिंद्रा को कोई आत्मा ने अपने बस में किया था। शालिनी का गला सूख गया जब उसने अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुना। शालिनी ने तुरंत ही राकेश को फोन किया। राकेश शालिनी का पति था। उसने अपने पति को ये बताया तो उसके तो दिल के टुकड़े हो गए, क्योंकि उसकी बेटी किसी नहर में गिर गई। ऐसा सुनकर उसके पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि राकेश जानता था कि गांव में बहने वाली नहर काफी गहरी और तेज लहरों वाली है। राकेश को सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसकी बेटी रात को चल रही थी और पानी में गिर गई। उसने तुरंत ही मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और मुंबई के लिए निकल पड़ा। इतने में शालिनी ने एक पर्सनल गाड़ी कर ली और गाड़ी लेकर अपनी माँ के गांव के लिए निकल पड़ी। उसने पुलिस स्टेशन भी फोन कर दिया, जो सबसे करीब था गांव के। पूरे रास्ते उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, नानी, नानी, नानी बचाओ। क्योंकि ये वो बातें थी जो मनीष ने शालिनी को बताई थी। 20 घंटे की थकाऊ यात्रा के बाद जब वो गांव पहुंची तो सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा था। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने शमशान से उठती हो। पहुंचते ही उसने अपनी माँ का घर देखा। दरवाजे पर सचमुच बड़ा सा ताला लटक रहा था। गांव वालों ने मिलकर शालिनी के लिए उसकी माँ के घर का ताला तोड़ दिया। वो अंदर तो देखने के बाद अंधेरा था। खिड़कियों से झांकने पर मकड़ी के जाले, चीज, कुछ और वस्तुएं सब बिखरी पड़ी थी। बर्तन और कहीं कहीं जमीन पर जली अगरबत्तियों की राख दिखी, और घर को देखकर ऐसा लगा मानो काफी दिनों से घर बंद हो और घर के अंदर कोई विधियां और काला जादू किया गया हो। माँ, बिंद्रा, शालिनी ने चीख कर आवाज लगाई, लेकिन सुनने वाला कौन था वहां? गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से शालिनी को मनाया कि नहर की ओर चलो, पर शालिनी के पैरों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी बेटी को मरा देख सके। शालिनी ने कहा, अरे नहीं, इनके आने से पहले मैं नहर की ओर गई तो मैं अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन फिर मनीष ने बताया कि हमने हो सके उतनी मेहनत करके आपकी बेटी को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। शायद बहाव में बह गई हो। ये सब सुनकर शालिनी जोर से चिल्लाई, क्या? किसी ने मेरी बेटी को नहीं देखा? किसी ने उसकी जान नहीं बचाई? वो एकदम से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन जवाब में सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट आई और गांव की फुसफुसाहट। शालिनी को कुछ पड़ोसी औरतें मिली, पर सब उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शालिनी को जवाब चाहिए था। उसने फिर से चिल्लाकर कहा, मेरी माँ कहाँ है? क्या आप लोग मेरी माँ के बारे में भी नहीं जानते? जब उसने जोर दिया तो उनमें से एक बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, बेटा, तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। तेरी माँ अब पहले जैसी नहीं रही। वो तो उस काले तांत्रिक के चंगुल में है। तांत्रिक? कौन तांत्रिक? और मेरी माँ कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? शालिनी रो पड़ी। उस औरत ने बस इतना कहा कि ये सुनकर विमला ने अपने पति की नरबली दे दी, यानी कि तेरे पिता की मौत नहीं हुई, उनकी हत्या हुई। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता की नरबली उस तांत्रिक को दे दी, तभी से पूरा गांव बर्बाद हो चुका है। इस बात को लेकर काफी बार हम दोनों का विमला से झगड़ा भी हुआ है।
लेकिन उसने आज तक इस बात को कबूल नहीं किया है। पर हमने सुना है नरबली की पूजा संपन्न नहीं हुई थी और तुम्हारे पिता की आत्मा आज भी भटक रही है। कभी वो हमारे सामने पागलों जैसी बातें करती, कभी वो बड़ी बड़ी बातें करती और हर महीने 2-3 दिन के लिए ऐसे ही गायब हो जाती। लेकिन पूरा गांव जानता है कि वो पड़ोसी गांव के काला जादू वाले तांत्रिक को मिलने जाती है और दोनों मिलकर कुछ बुरा कर रहे हैं। शालिनी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उस औरत ने कहा, देखो बेटा, मैं सच कह रही हूँ। और उसने एक बार कहा भी था कि वो 9 लोगों की बलि देना चाहती है, जिसमें 6 लोग मारे जा चुके हैं और बाकी 3 बचे हैं। तो अब वो 3 और बलि देने वाली है और लगता है वो अपनी ही बेटी यानी तुम दामाद और नातिन की यानी बिंद्रा को मारने वाली थी और शायद वो बिंद्रा को मार चुकी है। लेकिन मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है? शालिनी ने कहा। तो उसके जवाब में गांव वालों ने कहा कि अब ये तो हमें भी नहीं पता, बस उसको ढूंढने से ही पता चलेगा। तब तक गांव में पुलिस भी आ जाती है और उनके साथ राकेश भी पहुंच जाता है। राकेश के कंधे पर सर रखकर रोती हुई शालिनी उसे सब बताती है। तो राकेश कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मम्मी जी ऐसा कर सकती हैं। पुलिस ऑफिसर ने कहा, अरे मिस्टर राकेश, ये सब बातें बाद में करना, पहले हमें उस नहर तक ले चलो और इस मनीष को भी साथ में ले चलो। फिर शुरू हुआ बिंद्रा की तलाश का लंबा सफर। लगातार 2 दिनों तक पुलिस और गोताखोरों ने बिंद्रा को तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, जिसकी वजह से अब पुलिस भी चौंक उठी थी। साथ ही जब गांव वालों से पड़ोसी तांत्रिक के बारे में पता चला, तो उसे ढूंढने के लिए आसपास के गांव में तलाशी ली गई, लेकिन न कोई तांत्रिक मिला, न कोई निशान, न कोई सबूत, न ही शालिनी की माँ विमला, जो कहानी की मुख्य गुनहगार लग रही थी। पुलिस ने कहा शालिनी और राकेश से कि आप लोग चिंता न करें, हमारी टीम लगातार दिन रात सबको ढूंढ रही है। अब इस तलाश को 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन बाद शालिनी और उसका पति थोड़ा आराम करने उसकी माँ के घर में बैठे थे। तभी रात को राकेश को हल्की झपकी आती है और शालिनी अगली रात को अपनी बेटी को ढूंढते हुए गांव के बाहर जंगल की तरफ निकल जाती है, जहां शमशान था। उसने अकेले जाकर एग्जैक्टली उसी समय पर देखा कि जब उसकी बेटी पानी में गिरी होगी तो मंजर कैसा होगा। शालिनी ने इधर उधर देखा, लेकिन न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई अनुभव हुआ उसे, जिससे ये साबित हो सके कि वहां कोई नेगेटिव एनर्जी है। शालिनी पानी को देखकर रोए जा रही थी और जोर से चिल्लाकर बोली, माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ मेरे पापा और मेरी बेटी को खा गई। तुझ जैसी माँ होने से अच्छा मैं ही जन्म लेकर मर जाती। मेरी बेटी बिंद्रा कहाँ होगी? वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन अचानक से रात के अंधेरे में शालिनी के सामने मानो आसमान फट गया हो। उसकी चीख पुकार और करुण सी रोने की आवाज सुनकर आत्माओं का जागरण हो गया। आसमान गरजा और अचानक खेतों से चीखें सुनाई देने लगी। ये वही आत्माएं थी जिनकी मौत अकाल और आत्महत्याओं से हुई थी। लेकिन दोस्तों, वो भी पूरा सच नहीं था, क्योंकि लाचार और गरीब किसान जो बहुत भोले थे और बहुत मान्यताओं में मानते थे, शुरुआत में उन्हीं 5 लोगों की बलि दी थी विमला ने। शालिनी उनकी चीखें ठीक से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसको सुनाई देने लगा, और वो था, हमारी भूख, हमारा खून, हमारी हत्याएं, हमारी मौत का बदला कौन लेगा। शालिनी डर की वजह से चक्कर खाकर गिर गई, क्योंकि एक साथ 10-12 आत्माओं की अलग अलग रोशनी और आवाजें सुनकर उसके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने थे उसके पिता, बिंद्रा के नाना। शालिनी पहले तो उनको देखकर डरने लगी, लेकिन इशारों में उसके पिता की आत्मा ने उसको समझाया, डरो मत। तो शालिनी थोड़ा शांत हुई। उसके पिता की आंखें लाल थी और वो उसको ही एकटक देखे जा रहे थे। शालिनी ने पूछा, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे पापा? लेकिन बोलने की कोशिश के बावजूद उसके पिता कुछ बोल नहीं पाए। बहुत मेहनत करने के बाद 1 घंटे तक उनके इशारे समझने की कोशिश करने के बाद शालिनी इतना समझ पाई कि उसके पिता ने कहा कि किसी ने तंत्र मंत्र से उसकी आवाज को बांध रखा है। वो उन्हें राकेश के पास ले गई और वो राकेश उनको देख ही नहीं पा रहा था। शायद
वो अपनी बेटी को ही दिखाई दे रहे थे। शालिनी के पिता ने शालिनी को समझाया कि गांव में वो अकेले नहीं है जिनकी बलि दे दी गई है। उनको अपनी मौत के बारे में भी बिंद्रा के गायब होने के बाद ही पता चला कि उनकी नर बलि दे दी गई थी, क्योंकि तब गांव वालों ने सब बताया और उनसे सुना। शालिनी ने कहा, पापा, तो आपकी मौत कैसे हुई? तब उसके पिता की आत्मा उनको उनके खेत में ले गई और वहां सब इशारे से समझाया। जितना शालिनी और उसके पति को समझ में आया वो था कि जब वो खेत में बैलगाड़ी चला रहे थे तो उनका पहिया खेत के एक गड्ढे में फंस गया, और जब वो बैलगाड़ी से बाहर निकल रहे थे तो किसी ने पीछे से उनके तलवार से उनका गला काट दिया था। मुंह पर कपड़ा ढक के रखा था उसने, जिसने वार किया था, और मुझे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर वो दौड़कर चला गया। वो इंसान और कोई नहीं बेटा, तुम्हारी माँ विमला ही थी। अगर वो मुझे मार कर पड़ोसी गांव में जाती तो काफ़ी देर हो जाती, इसलिए वो मुझे मरते हुए छोड़कर वहीं पास में ही अपने घर में जाकर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर में वापस आकर देखा, तब मैं बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने सुनिश्चित कर लिया कि मैं बस थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, तो वो चली गई। फिर ये सब नाटक हुआ कि मेरा अंतिम संस्कार, रोना धोना, कातिल का ना पकड़ा जाना, मेरी बरसी, मेरा श्राद्ध, और आज तक मैं यही सोच रहा था कि मैं भटक क्यों रहा हूँ। सब कुछ ठीक तो हुआ था मेरा श्राद्ध और क्रियाकर्म, तो फिर मेरी आत्मा क्यों भटक रही है? शालिनी के पिता ने उसको ये भी बताया कि जब बिंद्रा घर पर आई थी तो वो भी वहीं थे, लेकिन उसकी मौजूदगी उसको महसूस होने लगी और वो उसको डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और उसके सामने नहीं आए। फिर वो अपनी बेटी को उस नहर के पास ले गए जहाँ शालिनी और उसके पति ने एक साथ बहुत सारी आत्माओं को पेड़ों पर पानी पर चलते हुए और टहनियों के आसपास घूमते हुए देखा। लेकिन उनमें से काफ़ी सारी तो ऐसी थी कि ना तो वो शालिनी के सामने देख रही थी, ना ही उसके पति के सामने। एक चुड़ैल उसमें से शालिनी और राकेश के पास आई और उन दोनों को देखा। काफ़ी देर देखने के बाद शालिनी ने उसको पहचान लिया और बोला, जया मौसी, आप? फिर शालिनी के पिता ने उसको बताया कि बिंद्रा को इसी ने तुम्हारी माँ से दूर रखने के लिए पानी में डाला था ताकि उसको दूर ले जाकर बचा सके, लेकिन तुम्हारी माँ ने उस तांत्रिक को बता दिया और उसने अपनी शक्तियों से हमसे बिंद्रा को छीन लिया। अब उसको एक घेरा बांध कर रखा है। ये बात सुनकर शालिनी बहुत खुश हुई। क्या मेरी बेटी जिंदा है? तब उन दोनों आत्माओं ने उसको वहाँ का इशारा किया और शालिनी राकेश के गले मिलकर रोने लगी। फिर शालिनी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हमें वहाँ ले जाएं, हम अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। वो उन दोनों को वहाँ ले गए और राकेश ने धीरे से पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। वो जगह थी वही झोपड़ी, जिस झोपड़ी के नज़दीक नानी ने बिंद्रा को गोबर के उपले उठाने के लिए भेजा था। अंदर हल्की सी एक रोशनी जल रही थी। वहाँ हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ मोमबत्तियाँ, दिए, अगरबत्तियाँ, धुआं और जली हुई घास दिख रही थी। शालिनी ने अपने पिता को इशारे में पूछा, आप इतने शक्तिशाली हो, एक आत्मा हो, आप मेरी बेटी को क्यों नहीं बचा सकते? तब उसके पिता ने उसे बताया, बेटा, तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से भूत बाधा के मंत्र पढ़कर इस जगह को सिद्ध किया है। हम इसके आगे नहीं जा सकते। तुम लोग इंसानी रूप में हो, सिर्फ तुम ये कर सकते हो। शालिनी ने दौड़ लगाई, लेकिन तुरंत ही उसके पति ने उसको पकड़ लिया और शालिनी रोने लगी, छटपटाने लगी। राकेश ने उसको एक हल्की सी थप्पड़ मार दी। अरे, पागल हो गई हो क्या? अगर हम गए और हमारे पास कोई काला जादू हमारे ऊपर उसने कर दिया तो हम क्या करेंगे? बेटी को बचाएंगे कैसे? हमें योजना चाहिए। वैसे भी मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, आती होगी। वो सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि अंदर से तांत्रिक की आवाज़ आई, विमला, तैयार हो क्या? हमारे इष्ट को सबसे लजीज भोग लगाने का समय आ गया है। ये सुनकर तो राकेश भी खुद को रोक नहीं पाया और दोनों दौड़कर उसकी ओर जाने लगे, लेकिन शालिनी के पिता और जया मौसी की आत्मा ने उन्हें रोका और बताया, पहले ये मोमबत्तियाँ बुझाओ, वो जलती हुई हवन कुंड में पानी डालो और आसपास की घास में लगे उन धागों को काट दो, नहीं तो हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। शालिनी और राकेश ने वैसा ही किया और सुबह के 4 बज गए थे। पुलिस भी रास्ते में ही थी और तभी वो तांत्रिक झोपड़ी के पीछे वाले हिस्से में गया जहाँ से गांव के बाहर जाने का रास्ता था। मौका देखकर शालिनी और राकेश झोपड़ी के पास गए
और उन्हें दूर एक लाल सी लौ जल रही दिखाई दी जो झोपड़ी के अंदर थी। शालिनी रोती हुई वहां गई और पास जाकर देखा तो जमीन पर एक बड़ा सा तांत्रिक मंडल बना था। चारों तरफ राख, खोपड़ियां और हड्डियां दिखाई दे रही थी। मोमबत्तियां जल रही थी, दिए और अगरबत्तियां जल रहे थे और बीच में बंधी थी बिंद्रा। बिंद्रा की आंखें बंद थी, होठ फटे हुए थे, जैसे कई दिनों से पानी भी न मिला हो, वैसे सूख गए थे। और सामने बैठी थी शालिनी की अपनी माँ विमला, सफेद साड़ी में, माथे पर काला टीका लगाकर और हाथ में खून से लथपथ त्रिशूल लेकर। उसे देखकर शालिनी एकदम से चिल्लाने लगी, माँ! वो चीख उठी। विमला धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। चेहरा इंसानों से ज्यादा किसी प्रेत जैसा लग रहा था। अब उसके सामने था विमला का सच, जिस पर उसने अपने पिता से सुनने के बाद भी पूरा यकीन नहीं किया था। शालिनी, विमला की आवाज भारी और गूंजदार थी। तू सोचती है मैं तुझे प्यार करती हूँ? माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है? तुमने पापा को मार दिया, हत्याएं करने लगी और अपनी नातिन को। तुम उससे प्यार नहीं करती? वो तो बच्ची है ये सब के लिए। शालिनी ने करुण आवाज में रोते हुए पूछा, जिसका जवाब उसकी माँ ने ऊंची आवाज में दिया। हाँ, किया था, क्योंकि वो मेरी नातिन थी। पर जब इस गांव ने हमें भूखा रखा, मरने के लिए छोड़ दिया, तब तेरे बाप को मैंने तांत्रिक के लिए चढ़ाया और बदले में शक्ति मांगी। तब से मेरा रास्ता बदल गया। तुम दोनों को तो नहीं मार पाई, लेकिन सात जान देकर शैतान को प्रसन्न करने का रास्ता जरूर मिल गया। वैसे भी आज 4 दिन हो गए हैं, तुम्हारी बेटी गायब हो गई है, तो भूल जाओ उसे और मुझे अपना काम करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। राकेश सोच रहा था, उसके हाथ में त्रिशूल है, वो भी तांत्रिक का हो सकता है, अपनी बेटी को कैसे बचाए। शालिनी रोते हुए बोली, अपने पति की हत्या कर दिया आपने और अब अपनी बेटी और नातिन को भी मारना चाहती हैं, लेकिन क्यों? क्या मिलेगा आपको? विमला बहुत ही तेज तेज हंसने लगी। क्योंकि बेटा, यही सौदा हुआ है शैतान के साथ। 3 और बलियां दूंगी तो मैं सिर्फ इंसान नहीं रहूंगी, मैं शैतान की सेवा में जा सकती हूँ और मुझे वहां से बहुत कुछ मिलेगा। वैसे तुम चिंता मत करो, तुमको मैं दर्दनाक मौत नहीं देना चाहती। तुमने तो इस नाजुक से फूल को जन्म दिया है, तो उसका फायदा मिलना चाहिए ना। तांत्रिक के आते ही तुमको सबसे पहले मार कर शैतान को चढ़ाऊंगी और वो मुझे भी शैतान बना देगा। ये ऐसा है बेटा, अमरत्व ना और ना ही मौत, सब मेरे सामने झुकेंगे और ये बलि अपनों की होनी चाहिए। गांव वाले भी तो मेरे अपने हैं। अब राकेश का धीरज जवाब दे गया था। राकेश ने कहा, अरे हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप ऐसा सोचती हैं? मुझे मारना होगा शालिनी को मारने से पहले। ये सब शालिनी के पिता और जया मौसी बाहर से सुन रहे थे। विमला ने कहा, तुझे पता है तेरी बेटी रात को क्यों उठी थी? उसको नींद नहीं आ रही थी, वो तेरे बाप की आवाज़ सुनकर डर गई थी। तो मैं यही कहूँगी कि तेरे बाप का ही हाथ है उसमें, बिंद्रा को इस जगह तक पहुँचाने में। उस रात बिंद्रा को नींद नहीं आई थी, तो तांत्रिक भैरवनाथ ने ही उसको बस में किया और वो नींद में चलने लगी। वो चलते चलते शमशान की ओर पहुँच गई। गांव के शमशान के पास नहर के बाजू में उसे एक पुरानी सी डायरी मिली थी, जिसके नाना यानी तुम्हारा बाप लिखता था। उस डायरी में लिखा था, मेरी पत्नी विमला पहले जैसी नहीं रही। 3 साल से अकाल ने गांव को निगल लिया है। खेती उजड़ गई है, लोग मरने लगे हैं, आत्महत्या करने लगे हैं और गांव की मदद के बहाने गांव के पास वाले गांव से एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ। उसने विमला को समझाया कि अगर वो किसी अपने की बलि दे दे तो पूरे परिवार को अमृतत्व और धन मिलेगा। विमला मेरी ही बलि देना चाहती है। मुझे लगता है मेरा अंत अब तय है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है वो ऐसा नहीं करेगी। फिर क्या था बेटा, तेरी बेटी ने ये सच जान लिया था, तो उसको मारना आवश्यक बन गया। अब देर हो गई है, बाहर जाओ और सूर्योदय का इंतजार करो। तुम्हारी बेटी की चीख तुम्हें जरूर सुनाई देगी, ठीक सुबह के 4:40 पर। अब शालिनी समझ गई थी कि अगर उसको अपनी बेटी को बचाना है तो अपनी माँ को मारना होगा, क्योंकि पुलिस अभी तक नहीं आई थी। उसने धीरे से पीछे की ओर कदम बढ़ाए और राकेश को बहुत धीमी आवाज में कहा, राकेश,
हमें बिंद्रा को बचाने के लिए माँ को मारना होगा। उन दोनों ने एक दूसरे के सामने हामी भरते हुए इशारे में निर्णय लिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी अचानक काले कपड़ों में भैरवनाथ तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कोयले सी आग जल रही थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ किसी और की तो मौत होना पक्का है और उसे तो सिर्फ नरबली चाहिए थी। उसके मंत्र की आवाज गूंजने लगी और ऐसा लगा जैसे खेत पर आत्माओं का कब्जा होने लगा और काली शक्तियां आने लगी हो। शालिनी और राकेश ने देखा कि उल्लुओं की आवाजें आने लगी, सियारों की हुआ हुआ और दूर से आती रोशनी की लपटें भी उनको दिखाई देने लगी। तांत्रिक ने एक हाथ से जलती लकड़ी झोपड़ी की दीवार पर मारी और झोपड़ी में आग की लपटें चलने लगी। गर्मी की वजह से राकेश और शालिनी इधर उधर देखने लगे और बिंद्रा भी धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मम्मा, मम्मा बचाओ, नानी बहुत बुरी है। ये सुनकर विमला को और गुस्सा आया और उसने त्रिशूल उठाकर बिंद्रा की ओर फेंका, जिसके बीच में राकेश आ गया और त्रिशूल उसके सीने से आर पार निकल गया। शालिनी उसके पति को देखकर एकदम से टूट गई और अपनी माँ का गला दबाने लगी। बिंद्रा अपने पिता को बचाने की कोशिश में त्रिशूल निकाल रही थी, लेकिन उसने देखा कि राकेश मर चुका है। तांत्रिक ने बिंद्रा को पकड़ने की कोशिश की और उसको बालों से पकड़कर तांत्रिक घेरे के बीच में बैठने दिया और फिर से उसके बस में वो हो गई, जिसे देखकर उसकी नानी जोर जोर से हंसने लगी। शालिनी ने दौड़कर बेटी को छुड़ाने की कोशिश की, पर जैसे उसने मंत्रमंडल में कदम रखा, उसके पैरों में मानो बिजली का करंट लगा हो वैसा लगा और वो झटके से दूर जा गिरी। भैरवनाथ ने राकेश की बलि को स्वीकार किया और फिर बोला, एक और बलि चाहिए, तभी ये मंडल पूरा होगा। विमला ने फिर से त्रिशूल उठा और अपनी बेटी शालिनी की ओर त्रिशूल करने लगी। आज तेरा खून बहेगा बेटा और मेरी शक्ति पूरी होगी। फिर मैं अपनी नातिन को शैतान के लिए थाली में पेश करूंगी। लेकिन तभी नाना की आत्मा ने जोर से आकर उसको एक झटका दिया और पूरा मंडल हिल गया। नाना, जया मौसी और बाकी आत्माएं भी आने लगी और अपनी अपनी शक्तियों से हमला किया। भैरवनाथ ने उन्हें तंत्र से काबू करने की कोशिश की, लेकिन बिंद्रा के नाना ने कहा, विमला, तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं अपनी नातिन की रक्षा करूंगा। उन्होंने अपनी शक्तियों से बिमला के हाथ से त्रिशूल खींचकर उसकी की छाती में घुसा दिया और उसको मंत्र मंडल में डाल दिया। विमला एकदम से पागल हो गई। वो चिल्लाने लगी, नहीं, मेरी शक्ति, मेरी अमरता मुझे चाहिए। जहां पर एक जोर का धमाका हुआ। ये देखकर तांत्रिक हंसने लगा और बोला, अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन शालिनी ने त्रिशूल को अपनी माँ के सीने से निकाला और भैरवनाथ के सीने में धंसा दिया। भैरवनाथ चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। विमला और भैरवनाथ दोनों काले धुएं में तब्दील होने लगे और उनका शरीर गलने लगा। वो बूढ़े होने लगे। तभी वहां पर पुलिस भी आ गई और उन्होंने सब देखा। मंडल एकदम से बिखर गया था और सब धीरे धीरे शांत होने लगा था। शालिनी अपनी बेटी के पास आई और दोनों राकेश के पास गई, लेकिन राकेश मारा जा चुका था। माँ बेटी दोनों ने राकेश को आखिर में उसे उसी जलती हुई आग में खींच दिया और उसका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया, क्योंकि भैरवनाथ ने उसकी बलि ले ली थी और उसकी आत्मा भटक सकती थी। पुलिस आने की वजह से पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सब रोने लगे। शालिनी और बिंद्रा फूट फूट कर रो रहे थे और पुलिस ने उनकी जबानी ली और सबकी जबानी ली। साथ ही बिंद्रा के नाना और जया मौसी, उन्होंने शालिनी को अलविदा कहा और वहां से चले गए और सब गांव वाले भी घर चले गए। पूरी रात शालिनी और बिंद्रा जलती हुई राकेश की लाश के पास बैठे रहे और उसका ठीक से अंतिम संस्कार किया। जब सुबह गांव वाले फिर से आए तो शालिनी बेहोश पड़ी थी और बिंद्रा उसके पास बेसुध रो रही थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कुछ नहीं कहा। सबकी आंखों में डर था, दुख था और एक अजीब सी घबराहट थी। एक लड़की आई और बिंद्रा को पानी का गिलास दिया और कहा, ये लो, आंटी को उठाओ, चलो घर चलते हैं। जो हुआ सो हुआ, अब रोना बंद करो। बिंद्रा ने रोते हुए अपनी माँ को उठाया और शालिनी ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटा, मैं यहाँ तुझे वेकेशन पे छोड़ने आई थी और अपने पति और तुम्हारे पिता को छोड़कर जा रही हूँ।
रो मत माँ, शायद ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने जिद ना की होती तो आज पापा जिंदा होते। मुझे लगा, मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर देना पापा। इतना कहकर बिंद्रा फिर से रोने लगी। उन्होंने राकेश की हड्डियां निकाली, एक मटके में भरी और शालिनी ने कहा, बेटा इनको गंगा में बहाना है। ठीक है माँ, मैं जाऊंगी, तुम भी आना। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी। सब गांव वाले उनके साथ थे और हिम्मत दे रहे थे। शालिनी ने फिर कसम खाई, अब कभी इस गांव में कदम नहीं रखूंगी। और माँ, तुम्हारी यादें भी अब मेरे लिए बस एक डरावना सपना है। लेकिन माँ, पिताजी को पाने के लिए हमें यहीं आना पड़ेगा। मुझे उनकी बहुत याद आएगी। आप ऐसा मत कहो कि हम इस गांव में कभी नहीं आएंगे। अब तो नाना जी भी हमारे साथ हैं। शालिनी ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझते हुए कहा, बेटा अब इस घर को बेचकर कोई दूसरा घर ले लेंगे। तू सही कह रही है, तेरे पापा के लिए आना पड़ेगा। उसको हम अपने दिल से लगा कर रखेंगे और उनको अपने दिल में हमेशा बसा कर रखना चाहते हैं। और यहाँ आकर ऐसा लगेगा जैसे मैं उनके पास हूँ। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बिंद्रा और शालिनी घर के लिए चले तो गए, लेकिन राकेश को खो दिया उन्होंने। एक बच्ची ने अपने पिता को और एक औरत ने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया था। गांव के शमशान के पास उस नहर के बाजू के जंगल में राख के ढेर बन चुके, और आज भी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में कभी कभी अब भी उस गांव से चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कि नरबली स्वाहा की। ऐसे मंत्रों के उच्चारण भी सुनाई देते हैं। तो क्या पता, शायद वो तांत्रिक की आत्मा अभी भी वहां हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।